Welcome student to our channel SST Secret. This is the first chapter of Geography, Resource and Development, and we are studying fourth part of this chapter out of 6. So students, let's begin our chapter. In this chapter, we will discuss about resource planning. संसाधनों का नियोजन क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे. सेकेंड टॉपिक होगा हमारा व्हाई प्लानिंग इज एसेंशियल. हमारे लिए जो रिसोर्स प्लानिंग है वो जरूरी क्यों है. नेक्स्ट पार्ट होगा बच्चों हमारा प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग की जो स्टेज होते हैं, जो प्रोसेस होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे. अगला पार्ट होगा बच्चों हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. भारत अपने देश के संसाधनों के नियोजन के लिए, उसके प्लानिंग के लिए क्या प्रयास कर रहा है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे. अगला टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का संरक्षण या उसका बचाव क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा करेंगे. अगला टॉपिक होगा हमारा गांधी जी की फिलॉसफी. गांधी जी कंजर्वेशन के बारे में क्या सोचते थे, उनके क्या थॉट्स थे, हम इस पे चर्चा करेंगे. और लास्ट पार्ट होगा हमारा गांधी जी की समान इंटरनेशनल बॉडी जो थी उसके कंजर्वेशन के लिए क्या उपाय थे, इस पर हम चर्चा करेंगे. तो आइए चलिए हम प्रारंभ. रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग या संसाधन नियोजन क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे. तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को लॉजिकली या विथ नॉलेज किस प्रकार से यूज किया जाए, इस तरह की प्लानिंग को ही हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. ये वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है, एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. नेक्स्ट, टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक है, एक कला है, और वो किस चीज की कला है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर. एक सही तरीके से हम रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, ये प्लानिंग को ही हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. अब रिसोर्स प्लानिंग बच्चों हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग. प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल. आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी बन गई है. क्यों? फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. विश्व में अगर शांति रखना है, हमें हमारी लाइफ को अच्छे से सस्टेन करना है, क्वालिटी लाइफ अगर हमें बितानी है, तो हमें रिसोर्स प्लानिंग आवश्यक है. आइए तो हम लोग स्टेप्स देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्यों हमारे लिए जरूरी है. The first point, if the present trend of resource depletion by a few person or countries continue. अगर कुछ देश जो कि जबरदस्ती करके कुछ देशों का नुकसान करते हैं, उनके रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, या कुछ लोग जो रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका ट्रेंड उसी तरह आज चलता रहा और रिसोर्स इसी तरह डिप्लेट होते गए, इसी तरह विनाश होता गया, द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट इज इन डेंजर. तो हमारा ये जो ग्रह है जिसे हम लोग पृथ्वी कहते हैं, इसका जो भविष्य है ये अंधकारमय होगा, इसका जीवन विनाश की ओर बढ़ता जाएगा. रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है बच्चों, तो उसका सेकंड पॉइंट है, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जीवन के हर रूप, चाहे वो छोटी से छोटी चींटी हो, पानी में रहने वाली एक मछली हो, उसके जीवन के एक्सिस्टेंस के लिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग करना आवश्यक है. क्यों? क्योंकि बच्चों अगर हम लोग वाटर को एक्स्ट्रा यूटिलाइज करके, उसका बहुत अति उपयोग करके हम पानी को गंदा कर दे, तो क्या हम वो छोटे जीवों के जीवन को बचा सकते हैं? नहीं. इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग के लिए. आइए चर्चा करेंगे अब रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है. तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आप सभी जानते हैं बच्चों, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो या मैन मेड रिसोर्सेज हो, कुछ रिसोर्सेज का स्टॉक हमारे पास में लिमिटेड है एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. और ओवर द अर्थ ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सब जगह इसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, अलग अलग है. सो वी यूज इफेक्टिव एंड प्रॉपर प्लानिंग इज नेसेसरी. इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रभावी असरदार हमें नियोजन करना होगा इन अ प्रॉपर मैनर, और उसको उचित तरीके से हमें इंपोज भी करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट है, रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज टू. रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी एक तरह से उसकी प्लानिंग है. अगर हम लोग रिसोर्सेज को बचाकर चलेंगे, उसका यूज जो है हम लोग कम से कम करेंगे, तो वो भी एक रिसोर्स प्लानिंग का ही पार्ट होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप पानी को जितना ज्यादा बचाएंगे उतना ही ज्यादा वो संरक्षित होगा, उतना ही ज्यादा वो कंजर्व होगा. नेक्स्ट पॉइंट,
We have to exploit resource in such a way that future generation will not suffer. हमें रिसोर्सेज का यूज इस तरह करना है बच्चों कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको सफर ना करना पड़े, उसको परेशानी ना हो। जैसा कि हमने वीडियो में देखा था, इसके पहले लेसन में जो हमने पार्ट बनाया था वीडियो, उसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से जो एक जनरेशन है दूसरी जनरेशन का ख्याल रखे बिना रिसोर्सेज का यूज करती है, और जब वो बच्चे आते हैं तो उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पर ही ब्लैक पेंसिल से पिक्चर्स बनाने होते हैं। तो हमें रिसोर्सेज को इस तरह से इस वे में यूटिलाइज करना है कि फ्यूचर जनरेशन को उसके लिए कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आप लोगों के लिए, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल। रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। हमें अपने पर्यावरण को भी तो बचाना है, उस पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को भी रोकना है ताकि हमें प्योर एयर मिल सके, हमें एक हेल्दी लाइफ मिल सके, प्योर वाटर मिल सके। तो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि ये एनवायरमेंट हमारा बिल्कुल खुला खुला साफ सुथरा रहे एंड अवॉइड वेस्टेज, और हमें रिसोर्सेज के वेस्टेज को भी रोकना है। हमें रिसोर्स इस तरह यूज करना है कि उसका कोई वेस्ट ना हो। मान के चलिए आप कोई छोटे मोटे काम के लिए कहीं मार्केट जा रहे हैं, आप पैदल जा सकते हैं, बेशक आप पैदल जाइए, साइकिल का उपयोग करिए, आप वहां पेट्रोल बचा सकते हैं। परंतु गैर इरादतन या बिना जरूरी काम के आप पेट्रोल को वेस्ट करते हो तो ये रिसोर्स प्लानिंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आप लोग, there are regions in India which are rich in certain type of resources. भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जहां पर कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। परंतु कुछ ऐसे भी रिसोर्स है जो उस पर्टिकुलर रीजन में हमें नहीं मिलते हैं। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे। सम रीजन्स इन इंडिया विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। भारत में कुछ ऐसे भी रीजन है जो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, बट इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज सेल्फ सफिशिएंट है, बट देयर आर सम रीजन which have acute shortage of some vital resources। परंतु कुछ ऐसे भी स्टेट है जिनके पास में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, उनके पास कमी है। तो किस तरह के कौन से स्टेट्स है देखते हैं। फॉर द एग्जांपल आप देख रहे हैं झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इनके पास में रिसोर्सेज मिनरल्स कोल आयरन भरपूर है, परंतु यहाँ पे स्किल्ड लेबर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास में उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए या उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके माइनिंग करने के लिए, इसलिए ये स्टेट थोड़े पिछड़े हुए हैं। उसी तरह एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास में अरुणाचल प्रदेश का, एविडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स। इसके पास में पानी जल संसाधन भरपूर मात्रा में है, बट लेक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स। परंतु इसके पास में बेसिक डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। इसका टेरेन देखिए आप, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बड़ी बड़े यहाँ पे खाई है। तो इस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए था वो इस तरह के हिली टेरेन एरियाज में हम डेवलप नहीं कर पाए, और इस तरह उसका वाटर रिसोर्स हमारे लिए किसी काम का नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग राजस्थान का, लॉट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, यहाँ पर भरपूर मात्रा में सौर और हमारे पास में पवन ऊर्जा है, बट लेक्स इन वाटर रिसोर्सेज। परंतु इस राज्य की किस्मत देखिए कि यहाँ पे भरपूर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पर इसके पास में वाटर रिसोर्स नहीं है। ठीक इसी तरह बच्चों लद्दाख का एग्जांपल आपको देखने मिलेगा। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट एरिया, ये एक शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है सालों साल। रिच कल्चरल हेरिटेज, इसका जो हेरिटेज है, विरासत है, वो कल्चरली बहुत रिच है। सांस्कृतिक रूप से यह बौद्ध धर्म का बड़ा ही अच्छा तीर्थ स्थल रहा है, बट is deficient in water, infrastructure and minerals। यहाँ सब कुछ होते हुए भी पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस नहीं हुए हैं अभी तक के, और इसके पास मिनरल्स की भी कमी है। तो इन एग्जांपल से आपने समझा बच्चों कि कुछ ऐसे रीजन इंडिया में है जिनके पास में एविडेंस है, बहुत रिच मिनरल डिपॉजिट है, रिसोर्सेस है, बट ऐसे भी क्षेत्र इंडिया में हमें देखने मिलते हैं जिनके पास में मिनरल्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। अब हमने देखा कि सब तरफ तो जो रिसोर्सेस है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए, तो हम एक प्रोसेस को यहाँ पर इंपोज करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है, ताकि हम रिसोर्सेस की प्लानिंग को एक प्रॉपर वे में यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सके। तो वो प्रोसेस क्या होती है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। रिसोर्स प्लानिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जटिल इस मामले में है क्योंकि हमें हर उन जगहों को सर्वे करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है जहां रिसोर्सेस हमें मिल सकता है। तो पहली प्रोसेस होती है बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। अलग हमारे देश के अलग अलग जो क्षेत्र है, राज्य है, वहां जाके हमें रिसोर्सेस को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एमपी में और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इनफ हमारे पास में क्या है, कोल है और हमारे पास आयरन डिपॉजिट है। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में है। देन उसका क्या करेंगे, इन्वेंटरी प्रोसेस करेंगे। इन्वेंटरी प्रोसेस का मतलब होता है कि इन रिसोर्सेस को इनलिस्ट कर लिया, हमने आइडेंटिफाई किया, देन इनलिस्ट किया, उसकी एक सूची बना ली अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वे। अब इन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करते हैं, कहां पर वो रिसोर्स है, कहां वो रिसोर्स मिलेगा, किस तरह वहां माइनिंग होगी, किस तरह से बाकी सेटअप होगा, मैपिंग। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, उस क्षेत्र का एक मैप बनाते हैं ताकि उस रिसोर्स को हम लोग प्लान कर सके। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, हमें एक मूल्यांकन करना होता है, एक एस्टिमेट अंदाजा लगाना होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो रिसोर्स मिल रहा है वो कैसी क्वालिटी का है, क्या वो अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। दूसरी बात क्वांटिटेटिव, चलो क्वालिटी अच्छी मिल गई, पर पता चला कि यहाँ माइनिंग केवल 1 या 2 साल के लिए हो सकती है, तो हम यहाँ माइनिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हमें ऐसी जगह खोजनी होती है जहां रिसोर्स अच्छी क्वालिटी का भी हो और उसकी क्वांटिटी इतनी हो कि जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना पैसा हमारा वहां से वसूल हो जाए। एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, और उसके बाद हमें उसका मेजरमेंट लेना होता है कि जहां पर हम लोग पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्या वो रिसोर्स हमारे लिए उतना प्रॉफिटेबल बेनिफिशियल है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। सेकंड प्रोसेस होती है evolving a planning structure with appropriate technology, skill, institutional setup for implementing resource development plans। अब हमें रिसोर्सेज के डेवलपमेंटल प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है, हमारे जो संसाधन विकास की योजनाएं हैं उसको लागू करना है। तो वो कैसे लागू होगी, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना होता है विथ एप्रोप्राइट टेक्नोलॉजी। इस स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। स्किल अर्थात हमारे पास लेबर इंजीनियर्स स्किल्ड होना चाहिए जो रिसोर्स प्लानिंग में हमारी मदद कर सके। इंस्टीट्यूशनल सेटअप, हमें बिल्डिंग्स बनानी होगी, हमें मशीनरी वहां लानी होगी, हमें वहां पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे ताकि हम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब मान के चलिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कोई कोल ब्लॉक मिला है, आयरन डिपॉजिट हमें मिली है, तो क्या वो केवल उन पर्टिकुलर स्टेट्स का होगा क्या, नहीं, इस पर पूरे देश का अधिकार होता है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में पढ़ा था नेशनल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो नेशन को बिलोंग करते हैं, राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। तो अब जो रिसोर्स हमें इन स्टेट्स में मिला है अब उसको हमें मैच करना होगा नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, ताकि हम अपने देश में भी जो योजनाएं चल रही हैं उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये 3 प्रोसेस होती है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी प्रोसेस, प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड लास्ट टाइम मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हमने तो देखा कि इंडिया में जो रिसोर्सेस है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे स्थिति में हमें इंडिया में भी एक इफेक्टिव प्लानिंग की जरूरत होती है। और उस इफेक्टिव प्लानिंग के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज मेड सॉलिड एफर्ट्स फॉर अचीविंग दीज गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान।
जब भारत आजाद हुआ बच्चों, 1947 की बात है, हमने 5 ईयर प्लान्स को लागू किया। 9th क्लास में आप लोग 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ चुके हो। हिस्ट्री में रसिया का लेसन जब हमने पढ़ा था तब ये पॉइंट वहां पर आया था। हम आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए 5 ईयर के लिए जो प्लान्स को इंप्लीमेंट करना चाहते, एस्टिमेट करते हैं, उन्हीं प्लान्स को हम लोग 5 ईयर प्लान्स कहते हैं। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स था जो 1951 में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था, उसी समय से भारत सॉलिड एफर्ट करते आ रहा है। किसके लिए? रिसोर्स प्लानिंग के लिए। हमने मजबूत कदम उठाए हैं ताकि हम अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उन्हें पूरा कर सके। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. किसी भी क्षेत्र का विकास जो है बच्चों, वो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है। ये एक अनिवार्य कंडीशन है, एक अनिवार्य शर्त है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आपका क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकता है। बट यहाँ एक बात हमें याद रखना होगा बच्चों, मेयर अवेलेबिलिटी, ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब केवल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, वो भी अगर आप टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं कर रहे हो, यू मे हाइंडर इन डेवलपमेंट, आप विकास में पिछड़ जाओगे। केवल रिसोर्सेज के सहारे या रिसोर्सेज की सहायता से आप पूरा विकास नहीं कर सकते। आपके पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड इंस्टीट्यूशंस, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। अब एग्जांपल देगा हम लोगों ने झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी का, कि इनके पास में कोल, आयरन बहुत पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, बट दिस आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी ये राज्य इकोनॉमिकली, आर्थिक स्थिति में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल ऐसे राज्यों से पिछड़े हुए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपरली उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया। On the contrary, there are some regions which have a poor resource basis, but they are economically developed. आप तमिलनाडु को देखिए, आप आंध्र प्रदेश को देखिए, इनके पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, पर फिर भी ये रिसोर्सेज के मामले में कैसे पुअर बेस है, बट इकोनॉमिकली ये स्टेट कैसे है? डेवलप्ड है। तो ये सब बातें हैं, इसलिए भारत जैसे देश में हमें रिसोर्स प्लानिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हिंदी में इसे संसाधनों का संरक्षण या संसाधनों का बचाव कहते हैं। अब संसाधनों को बचाना क्यों जरूरी है? अब जैसे कि सभी को लगता है रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति के गिफ्ट है, उपहार है। तो क्या पानी को हम व्यर्थ बहाते रहेंगे? क्या हम लोग इसी तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटली यूज करते रहेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। किसी भी प्रकार के विकास की क्रियाओं को करने के लिए रिसोर्सेज हमारे लिए वाइटल होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल कंजप्शन। अब रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका जो कंजप्शन है, इसका जो उपयोग है, इरेशनली किया है, अनवाइसली, बिना बुद्धिमानी के हमने इनका उपयोग करते चले, और आज स्थिति ये आ गई है कि प्रकृति हमारे ऊपर कहर ढा रही है। इतनी सारी बीमारियां, भूकंप क्यों आ रहे हैं? इरेशनल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों ने रिसोर्सेज को बिल्कुल भी बिना ध्यान दिए उपयोग करते चले। ओवर यूटिलाइजेशन, हमें जिस चीज की आवश्यकता नहीं थी हम उसका भी उपयोग ओवर यूटिलाइज करते चले। अति उपयोग करने से भी रिसोर्सेज क्या हुआ? मे लीड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और इससे पर्यावरण की समस्याएं हमारे सामने आने लगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, कई सारी समस्याएं हमारे सामने आने लगी। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, अगर इन प्रॉब्लम से आपको ओवरकम होना है, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। हर लेवल पे हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना जरूरी है। पानी चाहे थोड़ा थोड़ा करके बचाइए, पर बचाना हमें जरूरी है। अब आप सोचेंगे मेरे अकेले के पानी बचाने से क्या होगा? तो याद रखिए बच्चों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप बचाएंगे तो कम से कम उतना पानी तो भी बचेगा। अगर आपकी यही सोच अच्छी लगती है तो दूसरा भी आपकी सोच के साथ जुड़ेगा। एक पेड़ आप नहीं काटोगे, 5 पेड़ लगाओगे तो प्रकृति को कितना उससे बेनिफिट होगा। ये सब आप बदलाव देख करके आप चौंक जाओगे।
नेक्स्ट पॉइंट है, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। हमारे जो पास्ट एंसेस्टर्स, जो हमारे थे पूर्वज लोग, जो हमारे थिंकर्स थे, लीडर्स थे, उन्होंने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है। आप देखिए, हिंदू धर्म संस्कृति जो है, सनातन धर्म संस्कृति, पेड़ों की रक्षा के लिए हमारे 30 त्योहारों में पेड़ों को पूजा के रूप में जोड़ा गया। बरगद पूजा है, आंवला नवमी है। इस तरह आप देखिए, हर देवी देवताओं के साथ में कोई ना कोई जानवर को उनका पूज्य बताया गया है। तो इस तरह से हम प्रकृति के उपासक बने, हम प्रकृति की पूजा करने लगे ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। इन पेड़ों का, इन पशुओं का भगवान के साथ जोड़ने का क्या मीनिंग था? यही मीनिंग था कि हम इनडायरेक्टली नेचर को कंजर्व करना चाह रहे थे, उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। दिस आर द कंजर्वेशन टेक्निक्स इन इंडिया। आइए बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों, गांधी जी का कहना था कंजर्वेशन के लिए, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सर्व एवरी मेंस नीड। हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति ने हमें पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस अवेलेबल कराए, बट नॉट एवरी मेंस ग्रीड। परंतु हम हर किसी की लालच को पूरा नहीं कर सकते थे। दिस इज द गांधीयन फिलोसफी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए या संसाधनों के संरक्षण के लिए इसे गांधी जी की फिलोसफी कहा जाता है। उनका मानना था कि इस प्रकृति ने हमें सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर चीज दी है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में संसाधन है। देयर इज इनफ रिसोर्स इन इंडिया फॉर एवरीबडीज नीड। हम सबकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, बट नॉट एनीबडीज ग्रीड। परंतु हम किसी के लालच को पूरा नहीं कर सकते। आप रेत माफिया जैसे शब्द सुन रहे होंगे, ये क्यों आया? क्योंकि व्यक्ति ने उसका लालच बना लिया। रेत जैसी कोई चीज आपने कभी सोचा नहीं होगा, रेत नदियों के किनारों पर इतनी पर्याप्त मात्रा में होती है, पर लोगों ने उसको भी अपने लालच का हथियार बना लिया, उसको भी अपने लालच के लिए उपयोग करने लगे। तो इस तरह गांधी जी कहते थे कि हम सबके लालच को नहीं पूरा कर सकते, पर अगर सबकी जरूरत है, क्योंकि रेत हम हर दिन उपयोग करते हैं कि खाने के लिए नहीं करते। हमें घर बनाने के लिए रेत की आवश्यकता कितनी होती है? एक बार होती है, पर अगर उसे हम लोग लालच बना ले तो लालच कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए गांधी जी क्या कहते थे? ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स। उन्होंने लालची और स्वार्थी लोगों को एंड एक्सप्लॉइटेटिव नेचर, और लोगों के इस तरह के एक्सप्लॉइटेटिव व्यवहार को, नेचर को, और साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। इस ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्सेस का डिप्लेशन हो रहा है, गांधी जी उसकी सबसे बड़ी जड़ ये स्वार्थी और लालची मनुष्यों की जीत को बताते थे। अगर लोग लालच छोड़ दे, अपना स्वार्थ छोड़ दे, तो रिसोर्स के कंजर्वेशन में हमारे पास में कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होगा, कोई बाधा नहीं होगी। और यही कारण था कि गांधी जी बच्चों क्या कहा करते थे? ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो प्रोडक्शन है वो मास प्रोडक्शन हो और एक्यूमुलेट हो। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में प्रोडक्शन अगर हो और बहुत ज्यादा हो तो वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए गलत होता है। दे वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। वो ऐसा प्रोडक्शन चाहते थे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ हो। ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो सोसाइटी में उसका बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा। बट अगर यही प्रोडक्शन अगर एक्यूमुलेट होकर के किसी एक व्यक्ति के हाथों में हो जाए तो उससे सोसाइटी को बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए इस टर्म को याद रखिएगा आप लोग, मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए हमें, प्रोडक्शन बाय द मासेस चाहिए। ज्यादा उत्पादन होगा तो वो किसी के लाभ का नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा लोग मिलकर उत्पादन करेंगे तो वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। अब देखते हैं हम इंटरनेशनल फिलोसफी हमारे इस रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। तो बच्चों, गांधी जी की जो फिलोसफी थी, गांधीयन फिलोसफी थी, नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड बट फॉर एवरीबडीज नीड। सबकी जरूरतों के लिए रिसोर्स है, पर किसी के लालच के लिए नहीं है। इसे अपने फिलोसफी को अपनी बुक में शामिल किया लेखक E.F. सुमेकर ने, और उन्होंने इसी गांधीयन फिलोसफी के आधार पर एक बुक लिखी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में। इसके बाद बच्चों, जो कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो दिया गया 1987 में, आई एक रिपोर्ट जिसे कहा जाता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में, और इन्होंने उस समय एक बुक पब्लिश की थी अवर कॉमन फ्यूचर। इस बुक में इस कंसेप्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे पहले वहां पर यूज किया गया था या लिखा गया था। आइए चलते हैं फैक्ट को देखने के लिए।
द फर्स्ट फैक्ट, द क्लब ऑफ रोम। सबसे पहले जो रोम का एक क्लब है, एडवोकेट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। 1968 में सिस्टमेटिकली रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले जो आवाज उठाई वो किसने उठाई? क्लब ऑफ रोम में। तो 1 मार्क्स के फैक्ट के लिए ये याद रखिएगा, सबसे पहले जो आवाज उठाने वाली कोई इंस्टीट्यूशन थी, कोई संस्था थी, तो वो थी क्लब ऑफ रोम, जिन्होंने मोर सिस्टमेटिकली रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए 1968 में पहली बार आवाज उठाई थी। नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों 1974 का, ये वही फैक्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया। लेखक थे ऑथर जिनका नाम था E.F. सुमैकर। इन्होंने एक बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें उन्होंने गांधीयन फिलोसफी को आधार बना करके अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अगली जो हमने अभी डिस्कस किया था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत किया, तो आंसर होगा ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में। और इस विचार को प्रस्तुत किया गया था इस रिपोर्ट के बाद प्रकाशित हुई पुस्तक आवर कॉमन फ्यूचर में। इसके बाद बच्चों जो टॉपिक है ये आप लोग पढ़ चुके हो, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को हम लोग पढ़ा था 1992 का, द अर्थ समिट के नाम से। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट ऑफ रियो ब्राजील इन 1992। ब्राजील देश का जो शहर है रियो, वहां 1992 में पहला अर्थ समिट हुआ था। और इस तरह सीक्वेंसली 1968 में सबसे पहले कंजर्वेशन की आवाज उठाई क्लब ऑफ रोम ने, उसके बाद 1974 में E.F. सुमैकर ने गांधीयन फिलोसफी को अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा। देन ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया अपनी बुक आवर कॉमन फ्यूचर ने। और उसके 5 साल बाद 1992 में रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ ब्राजील में, जहां पर अर्थ समिट के नाम से हम लोगों ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात की। तो ये पूरा लेक्चर बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट था, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पढ़ने के लिए भी। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। अगर ये चैप्टर का ये पार्ट आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस चैप्टर के 2 पार्ट अभी भी बाकी है, तो अगले पार्ट्स के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।